लहसा की ओर। ये एक ट्रैवलिंग स्टोरी है जिसमें जो लेखक हैं वो हमें अपने तिब्बत की यात्रा के एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। लेखक ने ये यात्रा सन 1929 से 30 के बीच में नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और इंडियंस को तिब्बत यात्रा करने की परमिशन नहीं थी। इसलिए लेखक ने यह यात्रा भेष बदलकर किया था। वो अपने असली रूप में न जाकर एक भिखारी के वेश में तिब्बत यात्रा में गए थे। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फटिकलिंगपोर का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था और वो मुख्य रास्ता व्यापारी और सैनिकों का रास्ता था, जिससे होकर व्यापारी और सैनिक आते जाते थे। पर इस रास्ते से नेपाली और भारत के लोग भी आते जाते थे, इसलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता बताया है। लेखक कहते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजियों की चौकियां व किले बने हुए थे, जिसमें कभी चीनी सैनिक रहा करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और वीरान भी हैं। लेकिन उन किलों के कुछ हिस्सों में वहाँ के किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, इसलिए उन किलों के कुछ हिस्से आबाद थे। ऐसे ही एक चीनी किले में लेखक और उनके मित्र चाय पीने के लिए रुके थे। तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं था और ना ही वहाँ की महिलाएं पर्दा करती थी। हाँ, उस समय चोरी के डर से भिखारियों को घर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, पर अपरिचित लोगों को घर के अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। अपरिचित लोग अगर चाय का सामान देते थे तो घर की महिलाएं उन्हें चाय बनाकर दे देती थीं। वहाँ पर मक्खन और नमक की चाय पी जाती है। चीनी किले से चाय पीने के बाद जब वो आगे चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे परमिशन लेटर मांगी। ये परमिशन लेटर गांव के एक पुल को पार करने के लिए देनी पड़ती थी। पुल पार करने के बाद वो थोड़ला एक जगह है, थोड़ला के पहले पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति जो थे वो लेखक के दोस्त थे, तो यहाँ सुमति की पहचान होने के कारण भिखारी के भेष में होने के बाद भी उन्हें रहने के लिए अच्छा जगह मिल गया। लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और उन्हें एक झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, जबकि वो उस वक्त भिखारी नहीं बल्कि एक अच्छे यात्री के भेष में गए थे। लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य डांडा ठोगला पार करना था। डांडा जो कि एक पहाड़ है, तो लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य था एक पहाड़ को पार करना, जो सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि डांडा जो था वो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 1600 से 1700 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था। डाकुओं के छिपने की यह सबसे सुरक्षित जगह थी और सरकार भी इस तरफ लापरवाह थी, इसलिए यहाँ अक्सर लूटपाट और हत्याएं हो जाती थीं। चूँकि वो लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी, पर फिर भी मन में डर बना था। यहाँ हथियार का कानून भी लागू नहीं था, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे। लेकिन ठोंगला पहाड़ की उस दुर्गम चढ़ाई में जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए लेखक और उनके दोस्त लरकोर में जाकर रुक गए, जो वहाँ से करीबन 16-17 मील की दूरी पर था। दूसरे दिन उन्होंने ठोंगला पहाड़ की चढ़ाई घोड़े से की। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे और उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दे रही थी। वहाँ स्थानीय देवता का मंदिर भी बना था।
पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा धीरे चलने लगा, जिससे उनके साथी आगे निकल गए। वो रास्ता भटक गए और वे बाएं रास्ते की ओर चल पड़े, जो कि एक गलत रास्ता था, और वो 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में लोगों से पूछकर वो सही रास्ते पर यानी कि ललकोड़ के रास्ते पर दाहिने के तरफ आ गए, मगर तब तक काफ़ी देर हो गई थी, जिससे उनके मित्र सुमित नाराज़ हो गए। परंतु जल्दी ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया और वे ललकोड़ में एक अच्छी जगह पर ठहरे। उसके बाद वो टिहरी के मैदान में पहुँचे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था, जिसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम था टिहरी समाधि गिरी। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें बोधगया से लाए हुए कपड़े के गंठे भी देना चाहते थे। परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहसा पहुंचकर उन्हें पैसे देने का वादा किया। इस बात पर सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। कूली न मिलने पर वे अपना सामान पीठ पर लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति यहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर टोकर बिहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। बेगार यानी बिना पैसों के। बौद्ध भिक्षु भी खेती की निगरानी करते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया नमसे, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे मिले। उनके मठ में एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बौद्ध वचन की हाथ से लिखी हुई 103 किताबें रखी थी। लेखक इन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया। दोपहर तक अपने यजमानों से मिलकर सुमति भी वापस आ गए। चूँकि टिहरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर आगे चल दिए।